हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में योर एमबीए असिस्टेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंपनीज कितने तरह की होती हैं। कंपनीज को क्लासिफाई करा गया है 5 बेसिस पे। हम उन 5 बेसिस पे जितने भी टाइप्स की कंपनीज होंगी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन हम देखना चालू करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। एंड और लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। हम इन सब क्लासिफिकेशंस को वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बने रहिएगा एंड तक। पहले हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी कितने तरह की कंपनीज होती हैं। डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में इनकॉर्पोरेट होती है और अपने फंक्शनिंग उसी कंट्री में करती है। और इसके जो ओनर्स होते हैं और इसे जो कंट्रोल करते हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो जो उसी कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में कोई एक्स पर्सन है, वो अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है और वो अपनी उस कंपनी के अंदर जो फंक्शंस कर रहा है वो विद इन इंडिया कर रहा है, तो वो एक डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स देखें तो वेरिजॉन कम्युनिकेशन एक कंपनी है अमेरिका की। ये वायरलेस एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और इसके जो सिटीजन्स हैं, जो इसके ओनर्स हैं और इसे जो कंट्रोल करते हैं, वो यूएसए के ही सिटीजन्स हैं। और ये कंपनी सिर्फ यूएसए के अंदर ही ऑपरेट करती है, इसलिए दैट इज़ वाई इट इज़ अ डोमेस्टिक कंपनी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो एक कंट्री में इनकॉर्पोरेट होती है, बनती है, बट वो ऑपरेट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। इसकी जो सब्सिडरी और ब्रांच ऑफिसेज होते हैं वो फॉरेन कंट्री के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया के अंदर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है और वो अपने ऑपरेशंस किसी और कंट्रीज़ में कर रही है अपने ब्रांच ऑफिस और सब्सिडरी खोल के, सो दैट इज़ अ फॉरेन कंपनी। बट उसको जो अल्टीमेट ओनर्स होते हैं और उसको जो कंट्रोल करते हैं वो लोग होते हैं जो उस कंट्री के सिटीजन्स होते हैं जहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया के अंदर कोई एक्स पर्सन कोई कंपनी खोल रहा है और उसके जो ऑपरेशंस हैं वो फॉरेन कंट्री के अंदर हो रहे हैं, बट उसको जो कंट्रोल और मैनेज कर रहे हैं, जो उसको ओन कर रहे हैं, वो इंडिया के ही सिटीजन्स हैं। दैट इज़ अ फॉरेन कंपनी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। वॉलमार्ट हो गया, यूनिलीवर हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं अब। मल्टीनेशनल कंपनी जैसा कि हम सब जानते हैं, वो कंपनी जो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करती हैं। इनके जो सब्सिडरीज और ब्रांच ऑफिसेज होते हैं वो कई सारी कंट्रीज़ के अंदर होते हैं। ये काफ़ी बड़े लेवल पर ऑपरेट करती हैं और इनके कुछ हेडक्वार्टर्स किसी पर्टिकुलर कंट्री में होते हैं। और ये काफ़ी लार्ज कॉरपोरेशन होती है, इनकी ग्लोबल प्रेजेंस होती है और ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, हम लोग एप्पल के फ़ोन्स चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं। सैमसंग, टोयोटा, ये सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। उससे पहले हम ये जानेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी और फॉरेन कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। आपको ये डाउट हो रहा होगा कि फॉरेन कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी दोनों एक जैसी हैं, बट ये एक जैसी नहीं होती है, इसके अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फॉरेन कंपनी एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज दैट फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन अ कंट्री अदर देन वेयर इट वॉज ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड, while an MNC is a company that has operations in multiple countries around the world. जो फॉरेन कंपनी होती है वो एक कंट्री में इनकॉर्पोरेट होती है और अपने ऑपरेशंस अदर कंट्रीज़ में करती है। लेकिन जो MNC होती है ये मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर डील करती है अराउंड द वर्ल्ड। फॉरेन कंपनी छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, और इनके ऑपरेशंस किसी एक या फिर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में हो सकते हैं। बट जो MNCs होती हैं वो वेरी लार्ज कॉरपोरेशंस होती हैं, इनकी ग्लोबल प्रेजेंस होती है और इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर होते हैं, अक्रॉस वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई होती हैं। अनदर की डिफरेंस इनके अंदर MNC और फॉरेन कंपनीज़ के अंदर, जो MNCs होती हैं वो उनका एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है। जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कंपनीज़ के हेडक्वार्टर के पास होती है। बट अगर हम फॉरेन कंपनीज़ की बात करें, इनके अंदर कोई हेडक्वार्टर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इनके अंदर डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, जो कि लोकल मैनेजमेंट टीम से डिसीजन मेकिंग कर लेती हैं, जो इनकी सब्सिडरी और सब्सिडरी कंपनीज होती हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रही होती हैं। इसके अंदर कोई हेडक्वार्टर्स वाला कंसेप्ट नहीं होता है। बट MNCs के अंदर जो हेडक्वार्टर्स होते हैं कंपनी के, वो डिसीजन मेकिंग करते हैं कंपनी के लिए और उसके डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। अगर हम समरी में देखें तो बोथ फॉरेन कंपनीज एंड MNC ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्रीज। दोनों ही कंपनीज के टाइप्स जो हैं वो मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। बट MNC का जो स्कोप होता है वो काफ़ी लार्ज और वाइड होता है। ये ग्लोबल प्रेजेंस होती है इनकी फॉरेन कंपनीज के मुकाबले देखा जाए तो। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मोर सेंट्रलाइज्ड होता है MNCs का।
चलिए अब अपने अगले क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज कितने तरह की होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी कंपनी क्या होती है। स्टैट्यूटरी कंपनी इज डिफाइंड एज अ कंपनी दैट इज क्रिएटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो कंपनीज स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई जाती हैं पार्लियामेंट के, उन्हें हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लैरिटी होगी, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है जिसके थ्रू ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी सेटअप की गई है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है। तो ये सारी कंपनीज जितने भी हैं ये सब एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के इनकॉर्पोरेट करी गई हैं। सो दीज आर ऑल स्टैट्यूटरी कंपनीज। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं चार्टर कंपनी। चार्टर कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी किंग या क्वीन के थ्रू बनाई गई थी 17th एंड 18th सेंचुरी के अंदर, बट ये आज की तारीख में देखने को नहीं मिलती हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉयल अफ्रीकन कंपनी, ये सारे चार्टर कंपनी हैं जो कि किंग या क्वीन के थ्रू बनाई जाती हैं और ये आज देखने को नहीं मिलती हैं। रजिस्टर्ड कंपनी की बात करें तो रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाले एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो। ये कंपनीज तब एग्जिस्टेंस में आती हैं जब जो रजिस्ट्रार होता है कंपनीज का वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनीज को इशू कर देता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टोयोटा एक्सेट्रा। ये सारी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जिन्होंने रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कराया हुआ है और ये कंपनीज है 2013 या फिर उससे पहले के एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, अब हम बात करते हैं इस क्लासिफिकेशन की। इसके अंदर वन पर्सन कंपनी को देखेंगे हम पहले। वन पर्सन कंपनी, जैसा कि नाम में आप देख पा रहे हैं, ऐसी कंपनी जो किसी एक मेंबर के थ्रू बनाई जाती है। इसके अंदर कोई जैसे हम कंपनीज के अंदर देखते हैं कि कई सारे लोग हमें रिक्वायर्ड रहते हैं कंपनीज फॉर्म करने के लिए, बट वन पर्सन कंपनी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर कोई एक इंडिविजुअल अगर चाहे तो वो अपनी एक सिंगल पर्सन कंपनी बना सकता है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप से डिफरेंट होती है क्योंकि कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। जिसका मतलब ये है लॉ एक कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी मानती है, उसका ओनर एक डिफरेंट एंटिटी है और जो कंपनी है वो डिफरेंट एंटिटी है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप से ऐसे डिफरेंट है। अगर हम वन पर्सन कंपनी के एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल जैसे आर्कन डेयरी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ट्रफल हाउस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे वन पर्सन कंपनीज के एग्जांपल्स हैं। इनके बारे में आप गूगल पे जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनीज की। प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर को रेस्ट्रिक्ट कर रखा होता है। इसके अंदर हम शेयर्स को अपने ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, वो प्राइवेट कंपनीज होती हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ मेंबर्स हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी अगर किसी इंडिविजुअल को फॉर्म करनी है तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स हमें रिक्वायर्ड रहते हैं इन कंपनीज को फॉर्म करने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये सारे प्राइवेट कंपनीज के एग्जाम्पल्स हैं। आगे देखते हैं पब्लिक कंपनीज। पब्लिक कंपनीज अगर हम प्राइवेट कंपनीज के कंट्रास्ट में बात करें तो पब्लिक कंपनीज के अंदर जो शेयर ट्रांसफ़र करने की जो पावर होती है वो फ्री होती है। शेयर होल्डर्स के पास वो ईजिली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अंदर जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो नहीं होती है। सेकेंडली, इसके अंदर अगर आप पब्लिक कंपनी फॉर्म करनी है तो आपको मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट रहती है और मैक्सिमम इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि हमने प्राइवेट कंपनीज में 200 मेंबर्स की लिमिट देखी थी, पब्लिक कंपनीज के अंदर मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स हो गए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसा कि हमने सब सुना होगा, पेट्रोलियम कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये दोनों पब्लिक कंपनीज के एग्जांपल्स हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हम देखेंगे कि पहले गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का जो शेयर होता है कंपनी के अंदर वो 50% से ज़्यादा होता है, एटलीस्ट 51% होना चाहिए, तभी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। जो उसका पेड अप शेयर कैपिटल है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड कर रही हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, या तो दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके 51% होल्ड कर रही हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट 51% होल्ड कर रही हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट 51% होल्ड कर रही हो। आफ्टर दैट इट इज़ कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। अगर हम गवर्नमेंट कंपनी के एग्जांपल्स देखें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। चलिए अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी।
नॉन गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसके अंदर लेस देन 50% ऑफ शेयर इज़ हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि हमने गवर्नमेंट कंपनी में देखा था, तो गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो शेयर होगा 51% होगा गवर्नमेंट का, तभी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। बट नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट का शेयर होगा 50% से कम होगा। ये ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे कि अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, केयर एक्सेट्रा। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती हैं जिसके अंदर जो दूसरी कंपनीज को होल्ड करती हैं, सब्सिडरी कंपनी को होल्ड करती हैं, वो होल्डिंग कंपनी होती हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। एग्जाम्पल, अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन इज अ होल्डिंग कंपनी दैट ओन सेवरल सब्सिडरीज। अल्फ़ाबेट इनकॉर्पोरेशन एक कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, जो कि कई सारी सब्सिडरीज को होल्ड करती है, जैसे कि गूगल एलएलसी, यूट्यूब एलएलसी, वाइमो एलएलसी। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि दूसरी कंपनी के थ्रू कंट्रोल करी जाती हैं, और उसको कंपनी को कंट्रोल करती है पेरेंट कंपनी। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी कंपनीज मेटा की सब्सिडरी कंपनीज हैं। सो ये इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एग्जांपल्स हो सकते हैं सब्सिडरी कंपनी के। चलिए अपने नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कंपनी कितने तरह की होती हैं। पहली होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के कभी ऐसा टाइम होता है जब वो शेयर्स की एंटायर वैल्यू कंपनी को एक बारी में पे नहीं कर पाते हैं। तो ये कंपनीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी सिर्फ उतनी होती है जितने शेयर्स का अमाउंट अनपेड होता है। जैसे कि इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होती है, जब कंपनी बंद हो रही होती है, तो मेंबर्स सिर्फ उतना ही पे करेंगे अमाउंट जितना उनका अमाउंट शेयर्स में रिमेनिंग रह गया है। जैसे कंपनी के कुछ मेंबर शेयर्स को होल्ड करते हैं, अगर वो उनकी फुल पेमेंट कर देते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है और अगर किसी पार्टनर का, किसी मेंबर का अगर कोई अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है कंपनी को, तो वो उससे वो रियलाइज़ कर सकती है। सिर्फ उतना ही अमाउंट रियलाइज़ करेगी जितना मेंबर्स ने पे नहीं करा है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस एक कंपनी है जो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एक उस टाइप की कंपनी है। नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। इसके अंदर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं हम जिसको, वो एक अमाउंट गारंटी करता है कि सारे मेंबर्स उतना अमाउंट पे करेंगे ही करेंगे। इन केस कंपनी वाइंडिंग अप के लिए जा रही है तो जो मेंबर्स होंगे वो उतना ही अमाउंट पे करेंगे, लायबल होंगे कंपनी को देने के लिए जितना गारंटी उन्होंने ली होगी। जो कंपनी और उसके क्रेडिटर्स होते हैं वो उन्हें, मेंबर्स को कंपेल नहीं कर सकते कि वो गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा पे करें कंपनी को। इसका एग्जांपल है जैसे क्लब्स हो गए, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हो गई, ये सारे कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी के टाइप्स हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज, जैसा कि नाम में देख पा रहे हैं आप, इसके अंदर कोई लिमिट्स नहीं होती मेंबर्स की लाइबिलिटीज़ की। कंपनीज जब वाइंडिंग अप के लिए जाती हैं या फिर उनके डेट ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो जो मेंबर्स होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स को भी रियलाइज़ कर सकती हैं अपने डेट्स को पूरा करने के लिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसका फॉर एग्जांपल, अगर इसके अंदर हम एग्जांपल की बात करें तो जीई इंडिया कंपनी एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी का एग्जांपल है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।